इंडो चाइना इसको बोलते हैं, ठीक है ना। 10th में एक चैप्टर है पार्ट 3, इंडो चाइना हिंद चीन या, है ना। दक्षिण पूर्व एशिया, एशिया का एक ऐसा सा देश है, कुछ देशों का समूह दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश पड़ता है हिंद चीन, जगह है वो हिंद चीन, उस एक एरिया को मिला करके हिंद चीन बोला गया। पर्सनली कोई एक देश नहीं है, और सभी देश हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंद चीन। और हिंद चीन इसका नाम क्यों पड़ा भाई, ऐसा बहुत लोग सुना नहीं है, लेकिन आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। हिंद चीन या इंडो चाइना किसको बोलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहला जो देश है उसमें आता है वियतनाम। क्या आता है? वियतनाम। दूसरा आता है लाओस और तीसरा आता है कंबोडिया। कंबोडिया का प्राचीन नाम पता है? कंबोडिया को पहले कंपुचिया भी बोलते थे, या कम्बुज बोलते थे, कम्बुज पता है। वियतनाम, वियतनाम का नाम तोकीन और कोचीन, ये सबका मिला जुला नाम है वियतनाम। अनाम तोकीन कोचीन चीन का मिला जुला नाम है, मतलब कि ये सब मिल करके बना है ये वियतनाम। अकेले सिर्फ वियतनाम नहीं है, इसका अनाम तोकीन कोचीन चीन मिल करके वियतनाम बना है। इस हिंद चीन में वियतनाम थोड़ा सा ज़्यादा फेमस हुआ है अपने टाइम से। क्यों फेमस हुआ है इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात समझते हैं कि 1498 में पुर्तगाल का एक नाविक आया था भारत, वास्को डी गामा, और उसी तरीके से वहाँ पर 1510 में उसी तरीके से कुछ पुर्तगाली गए कहाँ के हिंद चीन में व्यापार करने के दृष्टिकोण से, और वहाँ पे फ्रांस और पुर्तगाल वहाँ पे टिका नहीं। कुछ दिन के बाद फ्रांस गया और फ्रांस वहाँ पे उपनिवेश बनाया, जैसे भारत में यहाँ पे अंग्रेज बनाए, ब्रिटिश ब्रिटेन के लोग बनाए ब्रिटिश, तो यहाँ पे उपनिवेश स्थापित किया भारत में। उसी तरीके से हिंद चीन में कौन बनाया? फ्रांसीसी अपना उपनिवेश। फ्रांसीसी जब उपनिवेश स्थापित किया तो 1945 में, कब वो वियतनाम 1945 में स्वतंत्र हो गया फ्रांस से। 1945 ईस्वी में किससे स्वतंत्र हो गया? फ्रांस। जब उससे फ्रांस से 1945 में, भारत 1947 में आजाद हुआ है अंग्रेजों के हाथ, लेकिन वियतनाम हुआ 1945। बाद में लाओस और कंबोडिया हुआ, लेकिन सबसे पहले वियतनाम जब वहाँ पे स्वतंत्र हुआ तो वहाँ पे लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई, लोकतंत्र की स्थापना की गई, संविधान का स्थापना किया गया। मतलब वहाँ पे किसकी अध्यक्षता में? वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई, गणराज्य। और ये जो स्थापना किया गया इसके अध्यक्षता में हो ची मिन की अध्यक्षता, जो बाद में जाकर के वहाँ का ये क्या बने? राष्ट्रपति बने। अब समझिए यहाँ पे वहाँ का शासक बने ये हो ची मिन। लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना होने के साथ ही हुआ वियतनाम 2 भागों में बढ़ गया। कुछ गृह युद्ध हुआ वहाँ पे वियतनाम में, कुछ लड़ाइयाँ हुई, कुछ लोगों को पसंद नहीं रहा, और इसीलिए वियतनाम 2 भागों में टूट गया। एक बना दक्षिणी वियतनाम, एक बना उत्तरी वियतनाम। एक बना एक उत्तरी वियतनाम, एक बना दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन का शासन रहा, हो ची मिन वहाँ का शासक बना। उत्तरी वियतनाम का शासक कौन बना है? हो ची मिन, जो ये शासन को लेकर के बहुत अच्छे रहे हैं अपने टाइम पे, ये बहुत अच्छा शासक रहे हैं वियतनाम में। और दक्षिण वियतनाम में बना है बाओ दाई। अब ये शासक जो रहा
बाओ दाई जो दक्षिणी वियतनाम में शासक बना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का था, मतलब ये सही शासक नहीं था, ठीक है ना। ये शासक वियतनाम मतलब हो ची मिन की तुलना में काफ़ी बेकार इसका शासन रहा, बुरा शासन रहा, और फिर बाद में जाकर के इसको मिला जुली किया फिर से उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को समय के साथ फर्क भाव पड़ता है, समय के साथ फर्क मुश्किल खत्म होती है, दोनों को फिर से मिला करके क्या बनाया गया, फिर से वियतनाम बना दिया। अब बात करते हैं कि हिंद चीन की। हिंद चीन का जो क्षेत्र है 2.80 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र किसका, दक्षिणी पूर्व एशिया या हिंदी चीन का, जिस पर फ्रांसीसियों ने अधिपत्य स्थापित किया, मतलब जिसको उपनिवेश बनाया। क्या बनाया, उपनिवेश। पता है हम उपनिवेश के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, उपनिवेश पहले भी हम बताए हैं। उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेश मतलब जब कोई ताकतवर देश, मतलब मजबूत देश कोई कमजोर देश को हरा करके वहाँ पे शासन स्थापित करता है, उसे क्या बोलते हैं, उपनिवेश। तो समझिए कि भारत भी कभी उपनिवेश रहा है हम का। उसी तरीके से फ्रांस का उपनिवेश कौन था, हिंद चीन। अब हिंद चीन में कौन कौन सा किसको किसको उपनिवेश बनाया था, 5 क्षेत्र को बनाया था, अन्नाम को, तोकीन को, दूसरा कोचीन चीन, लाओस और कंबोडिया को, और कंबोडिया क्या हुआ, ये के साथ है 1 2 3 4 5 को, तो ये अपना उपनिवेश बनाया, और उपनिवेश जब बनाया यहाँ पे व्यापार करना शुरू किया, उसको वहाँ करके वहाँ के राजा को अपने मिलाया, फिर धीरे धीरे करके वहाँ पे अपना व्यापार बढ़ाया, वहाँ के बंदरगाह बनाए, तो बहुत सारा काम धन का फिर प्रचार प्रसार इसने किया, ईसाई धर्म का। कौन, फ्रांस। अब समझिए ये जो क्षेत्र है कौन, हिंद चीन जो क्षेत्र है ये कितना का है, 2.80 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, बहुत लंबा सा क्षेत्र है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था का जो आधार है हिंद चीन में, अर्थव्यवस्था का जो भी आधार क्या है, हिंद चीन में अर्थव्यवस्था का जो भी आधार है, इसका अर्थव्यवस्था का जो आधार है हिंद चीन में, यहाँ पे बागवानी और चावल की खेती होती है, कृषि और बागवानी होता है। क्या होता है, कृषि और बागवानी। हाँ, यहाँ पे कृषि और बागवानी में कहाँ पे, हिंद चीन के लोग जो है क्या करते हैं, कृषि और बागवानी करते हैं। कृषि और बागवानी करते हैं, कृषि और बागवानी में सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता क्या है, बड़े मात्रा में वहाँ चावल उपजाया जाता है। भारत जैसा ही देश है, यहाँ पर भारत में कृषि प्रधान देश है और वहाँ पर भी कृषि प्रधान देश है। वहाँ पे बड़े मात्रा में चावल उगाया जाता है, कॉफी उगाया जाता है, चाय उगाया जाता है, रबर, ये वहाँ का मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार वही है, चावल, रबर, कॉफी और चाय। वहाँ का मुख्य फसल है जो सबसे ज़्यादा वहाँ उगाया जाता है, कहाँ पे, हिंद चीन में। चावल की तो खेती होती है, रबर का, कॉफी, चाय, ये सब बागानी का खेती है, बागवानी की खेती है। अब समझिए वहाँ खनिज संपदा भी है। खनिज संपदा कौन कौन है, टीन है, लोहा है, ठीक है ना, टीन, लोहा, ये सारी चीज़ वहाँ पे बड़े मात्रा में पाई जाती है, इसलिए बड़े मात्रा में बहुतायत में पाया जाता है, कहाँ पे, हिंद चीन, ठीक है ना। और एक जस्ता भी, क्या है, जस्ता, ये बहुत बड़े मात्रा में पाया जाता है, ये हिंद चीन का ये क्या है, मतलब हिंद चीन के बारे में हम लोग आज इसके बारे में चर्चा की थी, हिंद चीन क्या है, कैसे इसका नाम पड़ा। और एक बात और, हिंद चीन को हिंद चीन क्यों कहते हैं, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम चर्चा नहीं किए तो कर देते हैं। हिंद चीन को हिंद चीन इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे भारत और चीन का दोनों का दबदबा है, ठीक है। अब समझिए अन्नाम और तोकीन एक ऐसा क्षेत्र है, अन्नाम और तोकीन, जहाँ पे चीन का प्रभाव रहा है, हमेशा से रहा, सभ्यता और संस्कृति यहाँ के चीन का ही लोग। अच्छा एक बात बताइए, वहीं पर की बात करते हैं, किसी गांव की बात करें, किसी शहर की बात करें,
हर जगह कुछ लोग जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उसके प्रभाव में बहुत कुछ लोग होते हैं। या कोई नेता की बात करें, बड़े बड़े नेता जो होते हैं, लीडर होते हैं, उसके प्रभाव में कुछ लोग हो गया, उसके प्रभाव में कुछ लोग होता है। सब एक होकर प्रभाव में होता नहीं है। और एशिया में भारत और चाइना एक ऐसा देश है जो अपने आप में ताकत रखता है, ताकतवर बड़ा है, विशालता के मामले में, जनसंख्या के मामले में, पावर के मामले में, हर चीज़ में। इसीलिए और एशिया का जितना भी देश है, दोनों की तरफ ध्यान लगा कर देखता रहता है कि भाई कुछ है ना मदद करते, क्योंकि दोनों अपने आप में भारी है, कोई एक दूसरे से कम नहीं किसी से। चाइना भी अपने आप में बहुत ताकतवर है, भारत भी है अपने जगह पर, ठीक है। चीन थोड़ा सा ज़्यादा है, अभी हो गया है समय के साथ, भारत से आगे निकल गया है। भारत अभी थोड़ा सा बैक है, लेकिन दोनों का प्रभाव एशिया में सबसे ज़्यादा है। तो बात करते हैं अनाम और तोकीन पे किसका प्रभाव रहता है? हमेशा चीन का। अनाम तोकीन को चीन पे, मतलब समझिए कि चीन का वहाँ के सभ्यता, संस्कृति, लोग, बातचीत, सारा चीज़ उसी का लोग फॉलो करते हैं। लाओस और कंबोडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रभाव है। कहाँ पे? भारतीय सभ्यता, मतलब वहाँ पे जो लोग हैं ना, किसका कॉपी करते हैं? भारतीय लोग का कॉपी करते हैं। समझ गए? उसी तरीके से नेपाल की बात की जाए तो नेपाल का दो पार्ट्स, ठीक है। एक होता है जो समतल लैंड वाला है, वो पहाड़ी क्षेत्र वाला है, ठीक है। समतल लैंड वाला जो भी है, ये सब भारत को कॉपी करता है। भारत जैसा बात विचार, भारत जैसे सब कुछ। यहाँ के लोग भी, इधर का जो भी है समतल लैंड का जो भी नेपाल का जो लोग है, भारत के जैसा दिखता भी है, बातचीत है, उसका रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति सब कुछ। जब वही आप पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे, उधर का लोग किससे कॉपी करता है? चीन से, क्योंकि वो उसके तरफ पड़ जाता है। इसीलिए दोनों मिला करके नेपाल का भी उसी तरीके से काम चलता है। उधर का लोग चाइनीज जैसा होगा, इधर का लोग इंडिया जैसा होगा। ये सभ्यता संस्कृति हमेशा वो लोग फॉलो करता है। हाँ, अच्छा, ये दक्षिण पूर्व एशिया जो है का जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है, ये उत्तर से म्यांमार और चीन से सीमा से ढका हुआ है, शेयर करता है बॉर्डर अपना हिंद चीन का जो भी उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा इसे है म्यांमार और चीन से सटा हुआ, मतलब उससे शेयर करता अपना बॉर्डर। और दक्षिणी जो है इसका उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा इसका दक्षिण पूर्व एशिया का दक्षिणी सीमा चीन सागर से, मतलब समुद्र से ढका हुआ है। चीन सागर से भारत से कहीं पर भी उसका भी बॉर्डर शेयर नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत से जब ये बॉर्डर शेयर करता है तो बीच में समुद्र आ जाता है। इसीलिए भारत से इसका सीमा शेयर नहीं होता है, लेकिन इसका सभ्यता और संस्कृति का पूरे तरीके से यूज कौन कर रहा है? ये लाओस और कंबोडिया, क्योंकि दो वो ताकतवर देश है एशिया में, तो भाई सब चीन के तरफ तो नहीं रहेगा। भारत तो कुछ तो चीन का दुश्मन तो जरूर होगा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, हम ऐसा बात करते हैं कि नहीं? यस सर। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो समझ लीजिए तो चीन का भी तो कोई दुश्मन होगा, ठीक है। चीन का दुश्मन है तो भारत का दोस्त हो, और भारत का दुश्मन चीन का दोस्त।